हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डीएलएड आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है उसके 2024 का संस्करण इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को और कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है तो शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो किशोर अवस्था हो जाता है। अब आप कहेंगे कि किशोर अवस्था में ही बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का क्यों हो जाता है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो एज होती है, ये एज होती है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एज आपकी 12 से 18 वर्ष की होती है। तो इसमें क्या होता है, ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहलाती है। तो बच्चा क्या होता है कि अगर इसको अच्छा गाइडेंस मिलता है, उसको कुछ चीजें बच्चे के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। उसको क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आप बच्चे के ऊपर छोड़े, लेकिन आप उसके बारे में जाने, उसके बारे में जानकारी लें कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीजों के बारे में जाने, अपनी कुछ बातें बच्चे को बताएं। इस तरह से क्या होता है, दोनों में मेल होता है। यानी जो घर के गार्जियंस होते हैं वो और जो बच्चा है, उसमें क्या होता है, उसको ये नहीं लगेगा कि हम बाहर से अगर कुछ करके आएंगे तो घर में हमको डांट पड़ेगी। वो ये सोचेगा कि अगर हम बाहर कुछ करके आए तो घर में हमको उस चीज के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा हर एक छोटी छोटी बात को बताएगा। अब जब आपने बच्चे की बात सुनी और फिर आपने अपने तरीके से उस पर वर्क किया, अगर उसकी बुरी संगत है तो आप बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है, आपको क्या करना है, उसको इस तरह से अपने विश्वास में लेंगे कि बच्चे को भी नहीं पता चलेगा और उसकी बुरी संगत भी छूट जाएगी। तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास तो हाँ, किशोर अवस्था में ही होता है। क्योंकि अगर बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, उस पर क्या होता है, चीजें थोपी जाती हैं। क्योंकि अगर हम जो कह रहे हैं वही सही है, तुम कुछ भी नहीं हो, इस तरह से अगर बातें बच्चे के सामने होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से वो उसमें जिद आ जाएगी और जिद वाली भावना आ जाएगी कि इन्होंने हमें मना किया, हम इस चीज को जरूर करेंगे। तो ये सब चीजें हो जाती है। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हो जाता है, बाल्यावस्था का काल है तो 4 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 10 से 15 वर्ष। तो अगर बात की जाए, देखिए 12 से 18 वर्ष तो आपकी क्या हो जाती है, किशोरावस्था। और यहां पे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं बाल्यावस्था का काल बताना है, तो आपका हो जाता है 6 से 12 वर्ष। और अगर शिशुआवस्था का काल पूछा जाता तो कितना होता, जन्म से 5 वर्ष ये हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संवेगों पर नियंत्रण। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता ये आपकी हो जाती है। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है, हरलॉग ने कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, स्किनर ने कहा है या वॉटसन ने कहा है। तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, इसलिए आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। शिशुअवस्था में बालक का भार बालिका से होता है तो कम होता है या ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है, समान होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जन्म के समय बालक के अगर भार की बात की जाए, बालक का भार, ठीक है ना, तो कितना होता है, तो होता है 7.15 होता है। और अगर बालिका के भार की बात की जाए, बालिका के भार की बात की जाए तो कितना होता है, 7.13। यानी क्या कह रहे हैं कि शिशुअवस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है, तो अधिक होता है। अधिक देखिए 7.15 और 7.13, यानी 15 ज्यादा हुआ ना, तो बालक का भार अधिक होता है। तो इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, तो अगर बात की जाए इस पे, देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम डिटेल में डिस्कस जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों की नजरों के सामने 206 हड्डियां, जब भी आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस तरह का आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर मिला 206। तो अब आप क्या ढूंढेंगे, ऑप्शन में आप 206 ही ढूंढेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे क्या कंडीशन है, कंडीशन है नवजात शिशु, यानी शिशुअवस्था में बच्चा है, उसने अभी जन्म लिया है, तो हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आप सोचेंगे क्या घटती बढ़ती भी है, तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है और घटती भी है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपकी दो हड्डियां हैं, एक टाइम पे ये दोनों जुड़ जाती हैं, जब जुड़ जाती हैं तो वो काउंट कितनी होगी, एक हड्डी में काउंट होगा। लेकिन उससे पहले ये दो हड्डियों में काउंट होगा, क्योंकि इसमें स्पेस से हड्डियां भी जुड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो उनकी संख्या 270 होती है, यानी शिशु, यानी शेषुअवस्था में। यहां पे शेषुअवस्था की बात कर ले,
तो नवजात शिशु हो या शेषवावस्था हो तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, वहां पर आप टिक करेंगे 270 पे। और अगर बात आ जाए बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था में अब बच्चा बड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अभी जुड़ जाएंगी हड्डियों की संख्या, अभी कम हो जाएगी, तो नहीं, अभी नहीं हड्डियों की संख्या कम हुई है। अभी कितनी है? अभी 350 है। लेकिन अब क्या होगा, संख्या अभी बढ़ी है। और अब जब बच्चा किसमें आया है, जब वयस्क हुआ है, तब बच्चे की जो हड्डियां हैं तो उनकी, यानी बच्चा नहीं, अब बड़ा हो गया, मनुष्य अब क्या है, वो मनुष्य हो गया, बड़ा हो गया, अब वो शेषवावस्था या बाल्यावस्था में नहीं है। तो क्या होगा, 206 हड्डियां रह जाती हैं, फिर ये सीमित हो जाती हैं, फिर नहीं घटती बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका शेषवावस्था की बात की जाए या नवजात शिशु की बात की जाए तो 270, बाल्यावस्था या आपको एज दे दी जाए कि 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या तो 350, और वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या तो 206 हो जाती है। क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होता है, यानी अंतर्मुखी होता क्या है इसको समझते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति तो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल सटीक होते हैं। सटीक यानी कैसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने कह दिया ये पसंद तो उनको वो पसंद हो गया, अगर तुमने कह दिया दूसरी चीज पसंद तो दूसरी चीज पसंद नहीं। वो क्या होते हैं, वो सटीक होते हैं। अगर उनको कोई चीज पसंद आ गई तो उनको पसंद आ गई, अब कोई कुछ भी कह रहा है और उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग अपनी राय को बहुत जल्दी ना तो बनाते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी नहीं बनाएंगे, पहले उस पर डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श अपने आप में ही करेंगे, और फिर जब एक डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उस डिसीजन को फिर कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन क्या है, ऐसे नहीं कि एक बात सुनी गई तुरंत उसका डिसीजन ले लिया, और जो तुरंत डिसीजन लेते हैं उसमें आपने पहले ये तो नहीं जाना कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, कहां पे हमें लॉस हो सकता है, कहां पे हमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो होते हैं वो पहले अपना फैसला नहीं सुनाते हैं, पहले क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, उस पर वर्क करेंगे अपने ही माइंड में, और उसके बाद जब लगेगा उनको ये चीज सही है तो उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसको नहीं चेंज करते हैं। तो ऐसे होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो ये आपका इसमें जो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। अब यहां पे जो नहीं है वो सही है, यानी परिस्थितियों से लाभ उठाना, तो ये तो भाई है, क्योंकि हर व्यक्ति जब परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो लाभ उठाता है ना। सुखी जीवन जीने वाला, ये भी देखिए सही है, और यहां पे जो सही है वो नहीं होगा, जो नहीं है वही सही होगा, है ना। फिर है समाज सेवी, तो ये भी सही है, यानी ये भी नहीं है। लोगों को बाधा पहुंचाने वाला, यानी सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण, अब लोगों में वो बाधा नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी में वो बाधा पहुंचाने वाला अगर व्यक्ति है तो क्या उसको आप सुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण में आप काउंट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए लोगों को बाधा पहुंचाने वाला यही नहीं है, इसीलिए यही सही है, ठीक है ना। तो नहीं वाले पे आप बहुत ज्यादा फोकस करके तभी उसको राइट करिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है उसको सही मान के उस पर सही पे टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। फिर आपका है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कथन है, बोरिंग व अन्य, गेट्स व अन्य, रेबर्न या मैकडूगल। तो बोरिंग व अन्य यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहां पे ऑप्शन बोरिंग व अन्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है। तो डीवी के अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं? तो 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 5 हैं। तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं कि आपका हो जाता है, यहां पे आपका हो जाता है 5, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, देखिए रटना तो कहीं से भी नहीं सही होता है, क्योंकि रटने का क्या होता है कि अगर बच्चों को आप रट कर सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, रटन पद्धति पे रहेगा और उसको नई चीजों का अनुभव नहीं होगा। जबकि बच्चे को कैसे, बच्चों को एक्टिविटी करने दे, क्रिएटिव बच्चा है, अगर बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से चीजों को सीख रहा है, आप उसका पार्ट या ढांचा बने। ऐसा नहीं है कि तुम हटो ये तुम नहीं कर सकते, तुम हटो ये तुम नहीं कर सकते और हम ये किए देते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को क्या, उसको छोड़ दो, यानी वो खुद करे, आप उसका क्या देखभाल करो, यानी आप देख रहे हो उसको ये बच्चा कैसे कर रहा है, लास्ट तक उसे करने दो करने दो करने दो। लेकिन जब एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें ऐसा लग रहा है बिगड़ सकती हैं, तब आप वहां पे क्या करो, एक गाइड जैसे करते हैं, गाइडनेस के रूप में आप वर्क करो और उसको ये बताओ कि तुमने अगर ऐसा ये किया है, अगर तुम ऐसा इस तरह से ना करते, अगर दूसरी तरह से करते तो क्या होता, आप यहां पे ये चीज कर सकते थे। तो बच्चा क्या है, बच्चे में वो चीज आएगी और जो उसने अनुभव लिया है वो भी उसके काम आएगा। क्योंकि कहते नहीं है
कि जब आप सफलता को प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन पे जा रहे हैं और डायरेक्ट आपको सफलता मिल गई, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज्यादा आपको विफलताएं भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको सफलता मिल गई। तो आपने क्या किया, विफलताओं से भी तो कुछ सीखा। भाई थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था, 2000 आविष्कार उन्होंने किए, उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उनको यह पता हो गया कि इन जो ये प्रक्रियाएं हमने की इससे कुछ नहीं होने वाला है, यानी उनको उससे भी सीख मिल गई। और जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उनको यह कि हाँ इस विधि से हमने किया, इस तरह से हमने किया तो हमने इसका आविष्कार किया। यानी कहने का मतलब यह हो जाता है जो हमारी विफलताएं भी होती हैं, यानी जो हमारी नाकामयाबी भी होती है, वो भी हमको क्या देकर जाती है, हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ठीक है ना, यहां पे खैर ज्यादा हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि चिंतन के साधनों में एक है, तो आपका संकेत हो जाता है इस तरह से, आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, तो तर्क के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो अगर बात की जाए कि तर्क के प्रकार कितने होते हैं तो 2 होते हैं, ठीक है ना, यानी ऑप्शन आपका राइट है। और कौन कौन से, अगर नाम लिखने को आ जाए कि तर्क के 2 प्रकार हैं और कौन कौन से, उनके नाम लिखिए, तो आगमन तर्क हो जाता है, यानी आगमन तर्क हो गया। और आपका सेकेंड नंबर पर क्या हो गया, निगमन तर्क हो गया, ठीक है ना, निगमन तर्क हो गया। तो इस तरह से 2 हो जाते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन किसका है। तो इसमें आपका देखिए रॉस ऑप्शन में दिए हुए हैं, और आपका हो जाता है वुडवर्थ, वैलेंटाइन, मैकडूगल, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो रॉस के अनुसार यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। अब पहले आप ये जानेंगे कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उसमें कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी होती है, सामान्य में कितनी होती है, मंदबुद्धि में कितनी होती है बुद्धि। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो टर्मन के अनुसार इन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आंकी है वो कितनी है, ठीक है ना। तो अगर सामान्य व्यक्ति में बुद्धि की बात की जाए, आईक्यू लेवल की बात की जाए, तो होती है 90। कितनी होती है, तो 90 से 110। और अगर मंद बुद्धि तो 70, और प्रतिभाशाली बच्चों में होती है तो 140, और टर्मन ने 140 ही माना है, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है, तो रायबर्न का है, टर्मन का है, वुड्रो का है, बिने का है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा तो वो वुड्रो हो जाएंगे, यानी वुड्रो महोदय हो जाते हैं। और अगर बात की जाए कि देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि हमें जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने में मदद करती है। क्योंकि अभी आपके पास कोई समस्या आ जाती है, आप क्या करते हो, आप यही तो करते हो कि भाई हमें कुछ सोचने दो, हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, यही तो होता है ना। फिर आप अपनी बुद्धि चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, उसके बाद जो समस्या होती है उसका समाधान आप निकाल लेते हो। यानी आपने अपनी समस्या, जो आपकी प्रॉब्लम आई, उसको कैसे सॉल्व किया, तो बुद्धि से ही तो किया ना, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यानी वुडवर्थ ने ये कथन, इसमें आपको वुडवर्थ हो जाता है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो मावा क्या होता है, मावा से आप याद रखें, मावा यानी मानसिक आयु बटे वा से वास्तविक आयु। अब यहां पे हम लिख देते हैं मानसिक आयु, ठीक है ना, आप लोगों को याद रहा है। और ये ट्रिक है मावा वाली, मानसिक आयु और क्या होता है बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। और क्या है आपका, और इस सूत्र में क्या होता है, गुणे 100 होता है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु, तो शारीरिक आयु और मानसिक आयु, क्योंकि मानसिक आयु 12 वर्ष है तो मानसिक आयु ऊपर है ना, मावा मतलब, तो आपका 12 हो जाएगा ऊपर। और वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु तो हो जाएगा 10, क्योंकि भाई 2 ही नंबर है, और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु भी होता है, और गुणे 100। अब आपने क्या 10 से 10 एक कम 10 और 10 एक कम 10 और एक ये 0 आपने ले लिया, और 12 दशामन कितना होता है, तो 120, यानी आपका 120 आंसर निकल कर आ जाता है। आपका इस तरह से कोई भी नंबर दे दें, आपको ये पता है कि सूत्र कैसे पुट करना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से, और उसके बाद आपको इसको काट देना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वही आपका राइट होगा। तो नंबर चेंज हो सकते हैं, मेथड तो यही रहेगा ना, और गुणा तो आपको करना आता ही है, भाग तो आपको करना आता ही है। तो इस तरह से आप अच्छे से कर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बा यानी 120 हो जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत थॉमसन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, या स्पीयरमैन ने दिया। तो आपका देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। कि बौद्धिक कारकों को एक प्रणाली में व्यवस्थित करने के लिए एक तरीके के रूप में त्रिआयामी या बुद्धि मॉडल की संरचना विकसित की, और किसने की, तो गिलफोर्ड। और अगर बात की जाए कि इनका पूरा नाम, तो जेपी गिलफोर्ड हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको पता है, आप अच्छे से टिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस जरूर करेंगे कि आपका है गिलफोर्ड या पियाजे या बिने या थॉर्नडाइक। तो अगर इनके बारे में बात की जाए कि थॉर्न ये जो आपके हो जाते हैं, इसमें देखिए पहले हम टिक कर लेते हैं कि इसमें आंसर राइट क्या है। तो बिने, ठीक है ना, बिने हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और अगर बात की जाए तो ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है, और इनके पूरे नाम की बात की जाए तो अल्फ्रेड बिने इनका नाम है, ठीक है ना। तो एक कारक बुद्धि का इन्होंने क्या किया कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। और अगर बात की जाए तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबिंगॉस ने इनका समर्थन किया। तो इनका समर्थन किन किन लोगों ने किया? तो अमेरिकी निवासी, देख लीजिएगा यहां पे, नोट कीजिएगा, अमेरिकी निवासी हो जाते हैं कौन? तो अमेरिकी निवासी हो जाते हैं टर्मन, और कौन हो जाते हैं? और जर्मनी निवासी कौन हो जाते हैं? जर्मनी निवासी हो जाते हैं आपके एम्बिगॉस, ठीक है ना। तो एम्बी गॉस हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनका समर्थन किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो सिगमंड फ्रायड ने, वुंड ने, थॉर्नडाइक ने, पेवलव ने। तो आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है वुंट ने, है ना, क्योंकि इसमें जो आपका आंसर है वो वुंट है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। बा ऑप्शन आपका राइट है। और अगर इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, तो 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के कहा? तो लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? तो अमेरिका में, जर्मनी में, या जापान में, या फ्रांस में? कहां किया गया? तो आपका अमेरिका हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और बिने साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण कितना? तो 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन और मेरिल द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा? तो टर्मन और किनके द्वारा किया गया था? मेरिल, मेरिल के द्वारा विकसित किया गया था। तो इस तरह से आपका इसमें ये राइट आंसर हो जाता है कौन सा? तो अमेरिका, यानी स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है 64 नंबर का, ठीक है ना। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करने वाला परीक्षण कौन हो जाता है? तो इसमें है भाटिया बेटरी परीक्षण। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये बौद्धिक से रिलेटेड होता है, यानी बुद्धि मापने से रिलेटेड होता है। उसके बाद टीएटी हो जाता है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल हो जाता है, कूड़र प्राथमिकता पत्र हो जाता है। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है टीएटी, यानी कि जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट है। अगर बात की जाए टीएटी की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और टीएटी एक प्रकार की प्रक्षेपणात्मक परीक्षण है, और जिसमें अस्पष्ट दृश्यों का वर्णन करना शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो इसमें आपका यानी बा ऑप्शन राइट है। व्यक्तित्व का मापन की सबसे अच्छी विधि कौन है? तो व्यक्तिगत है, या वस्तुनिष्ठ है, या प्रक्षेपण है, या उपयुक्त सभी है? तो इसमें आपका प्रक्षेपण हो जाता है। और प्रक्षेपण क्यों हो जाता है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रक्षेपण विधि में व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व के बारे में रिपोर्ट करता है। अब कोई अपने बारे में रिपोर्ट करे, और इसके लिए वो क्या करता है? आमतौर पर प्रश्नोत्तरी फॉर्म भरता है। तो इस तरह से ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? तो ड्रेवर ने, फ्रायड ने, कॉर्नब्रेक ने, या बर्ट ने किया? तो किसने किया? तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपका हो जाता है बा ऑप्शन, यानी कि फ्रायड। फ्रायड के बारे में अगर बात की जाए, तो सिगमंड फ्रायड, और जो इनका पीरियड काल हो जाता है तो 1856 से 1939 हो जाता है, ठीक है ना। ये पीरियड काल हो जाता है। अगर बात की जाए कहाँ के, तो ये ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट मनोविश्लेषण उपागम के है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया? ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, जो अगर किसके बारे में बात की जाए? मनोविश्लेषण उपागम के बारे में बात की जाए, क्योंकि यह भी पता होना चाहिए कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम होता क्या है। तो ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो रोगियों को उनकी आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अतीत और वर्तमान दोनों के रिश्तों पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और इसमें जो राइट आंसर है तो वो आपको पता है कौन है? फ्रायड है। लेकिन जो आपकी सीरीज है, यहां पे इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सीरीज है उसमें आपका सा ऑप्शन है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट की वजह से हो जाता है। तो आप लोग चीजों को अच्छे से देखिए, उसको समझिए, ठीक है ना।
उसके बाद क्वेश्चन है टीएटी से व्यक्तित्व का कौन सा गुण मापा जाता है। तो अभी आपने देखा कि बुद्धि नहीं, व्यक्तित्व बिल्कुल सही, क्योंकि जो व्यक्तित्व का है यानी कि व्यक्तित्व का कौन सा गुण यानी टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो व्यक्तित्व, तो ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। तो स्प्रेंगर ने 4 बताए हैं, 6, 2, 5। तो इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार बताए हैं। अगर कौन कौन से प्रकार बताए इसके बारे में बात की जाए तो एक हो जाता है आपका आर्थिक व्यक्तित्व, दूसरा हो जाता है धार्मिक व्यक्तित्व, थर्ड नंबर पर हो जाता है सामाजिक व्यक्तित्व, फोर्थ नंबर पर हो जाता है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, और फिफ्थ नंबर पर हो जाता है राजनीतिक व्यक्तित्व, और 6 नंबर पर कलात्मक व्यक्तित्व हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल मिला के अगर स्प्रेंगर की बात आए कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, तो 6 प्रकार। अगर नेम की बात आए तो आप इस तरह से नेम भी लिखिएगा। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने रहेंगे कि जो चीजें हम पॉइंट्स बताते चलते हैं, जो भी पॉइंट्स हम बताते चलते हैं, तो उनको तो आपको क्या करना है, नोट करना ही करना रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है तो कितनी है, 10 है या 10 प्लस 10 प्लस 10 है या 10 प्लस 10 है या इनमें से कोई नहीं। अब अगर देखिए इस पर डिस्कस की जाए तो आपके 2 ऑप्शन आप इसमें मानेंगे, या तो ये और या तो ये, यानी बा या दा। अब आप कहेंगे कि मैम 2 कैसे, 2 नहीं, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है इसको भी हम दूर करेंगे। इनमें से कोई नहीं इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि 31 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन कैसे 31 है, और यहां पे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 है तो यानी 30 हुए। अब 2 है ऑप्शन, 2 तो आप टिक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 हैं। ये हम इसको देखिए क्लियर करते हैं। अगर कुल कार्ड की बात की जाए कितने, तो कुल कार्ड की बात की जाए तो कितने होंगे, तो आपका 30 प्लस 1 है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 31 राइट हुआ। लेकिन एक कार्ड जो है वो कैसा है, एक कार्ड खाली है। तो जब एक कार्ड खाली है तो इसको क्या किया गया, इसको माइनस कर दिया गया, है ना। इसको क्या किया गया, इसको माइनस कर दिया गया। और जब माइनस किया गया यानी इसको गिना नहीं गया, तो जब गिनेंगे नहीं किसी कार्ड को तो उसकी संख्या कितनी रह जाएगी, 30 ही तो रह जाएगी। तो इस तरह से आपका 30 ऑप्शन जो है वो राइट है। लेकिन आपका अति लघु उत्तरीय में अगर आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि कुल कार्ड आपके 30 प्लस 1 होते हैं यानी 31 होते हैं, लेकिन एक कार्ड खाली होने के कारण गिना नहीं जाता है, इसलिए कार्डों की संख्या 30 होती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अब आपको पता हो गया ना कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देखते हैं। देखिए भाटिया परीक्षण तो है नहीं, टीएटी है, और टीएटी की फुल फॉर्म हमने अभी आपको क्या बताई, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो आप इसको याद कर लीजिए। और इसमें देखिए इसमें जो आपका आंसर राइट है वो आपका बा ऑप्शन राइट है यानी कि टीएटी। ठीक है। और बात की जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्यों का दृष्टिकोणों को मापने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया, ये कथन किसका है। आपका 71 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, क्रोवाक्रो का है। तो वुडवर्थ का है यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है। तो सीखने की जो विशेषताएं होती हैं इसमें देख लेते हैं, सीखना अनुकूलन है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो देखिए कौन कौन सी है सीखना। अगर सीखने की विशेषताओं की बात की जाए तो आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। यानी क्या होता है कि जो मनुष्य होता है ना वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि जब तक उसकी जिंदगी है, जब तक उसको जीवन मिला है, तब तक वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। और सीखने के लिए ये नहीं है कोई हमसे छोटा है मुझसे नहीं सीख सकते, कोई हमसे बड़ा है मुझसे नहीं सीख सकते, कोई ज्यादा पढ़ा है यानी वेल क्वालिफाइड है उससे हम सीख सकते हैं, अनक्वालिफाइड से हम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं। सिखा तो हमको एक छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ जाता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सीखना परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब आपने चीजों को सीखा, जब सीखा तो आप में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आए ना, क्योंकि भाई सीखने के बाद इंसान में चेंजेस आते हैं। अब आपने क्या किया था, पहले आपने मान लीजिए कि अभी एडमिशन से पहले आपने बीए किया या आपने बीएससी की या बीकॉम किया, जो भी आपने किया, ठीक है ना। उसके बाद आपको शिक्षा के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, किस तरह से हमें ये सब करना है। लेकिन आपने जब सीखा, अभी आप सीख रहे हैं तो क्या है, कुछ परिवर्तन आप में हुआ ना। और ये हमें नहीं पता है जो हम आपको सिखा रहे हैं, तो हम आपसे एज में बड़े हैं या छोटे हम नहीं जानते, ठीक है ना। लेकिन वही चीज हो गई कि सीखने में एज नहीं देखी जाती है, सीखने में ये चीज देखी जाती है कि सामने वाले को अगर कोई चीज आ रही है तो हम उससे सीख लें। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई, यानी क्या है, सीखना परिवर्तन है। और सीखना परिवर्तन हो जाता है, सीखना सार्वभौमिक है, ठीक है ना। और सीखना विकास है। बिल्कुल, जब आप कोई चीज सीखेंगे तो उसमें विकास भी तो करेंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई आज आपने सीखा तो किस लिए आप सीख रहे हैं, आपको टीचर बनना है इसलिए आप सीख रहे हैं, तो विकास नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपका है सीखना अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल, आप अनुभव ले रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो उसका आप अनुभव ले रहे हैं। और आप समाज में कहीं भी, क्योंकि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, समाज में उठता है बैठता है, ठीक है ना। और अपनी जो बातें होती हैं वो उसको शेयर करता है। जैसे हमने आपसे कहा, आप किसी और से वो चीज कहेंगे, या आपने डिस्कशन किया, कोई भी प्रॉब्लम आई, आप 2 से 3 जन में अगर आपने डिस्कस किया, उससे आपने ये चीज कही कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने ही माइंड से हर एक चीज कर ले, अपने माइंड को यूज करना चाहिए, लेकिन हमें क्या है, दूसरों के भी संपर्क में रहना चाहिए। फिर अच्छा बुरा उसमें हमको क्या करना है, छटनी करनी होती है। जो चीज हमें अच्छी लगी है उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगी हमने उसको छोड़ दिया, है ना। सीखने का मतलब यही तो होता है। तो क्या है, हमने इससे क्या प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया। और अनुभव का जैसे हमने मान लीजिए अभी आपने क्या किया, एक क्वेश्चन प्राप्त, आपने एक क्वेश्चन सीखा हमसे, आपने बाल विकास सीखा, बाल विकास की अवस्थाओं को सीखा, तो क्या अनुभव तो आपने प्राप्त किया ना। उसके बाद है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल आपका उद्देश्य है टीचर बनने का, इसीलिए तो आप सीख रहे हैं। और वरना क्यों आप बैठते और क्यों यहां पे आप सीखते, है ना। क्यों आप अपना, यही तो होगा, अगर आपका कोई उद्देश्य ना हो तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हम फजूल में अपना ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही तो है। तो उद्देश्यपूर्ण भी होता है, तो इस तरह से ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहां पे क्या है भाई, देखिए उद्देश्यपूर्ण है तो ये बिल्कुल सही है, जो सही है वो नहीं है, यानी यहां पे नहीं का ऑप्शन है। सीखना विवेकपूर्ण है, बिल्कुल है, इसलिए सही है, ये भी नहीं है। सीखना अनुकूलन है, बिल्कुल अपने अनुकूल के अनुसार सीखते हैं। जैसे आपके यहाँ का माहौल कैसा है, बहुत अच्छा है, खुशहाल माहौल है, तो आप क्या अच्छे से आप सीख पाएंगे चीजों को। लेकिन जब आपके जो आपके आसपास का वातावरण है, वहां का माहौल है, अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से उन चीजों को सीख नहीं पाएंगे। सीखने की आप कोशिश करेंगे, आप टाइम भी देंगे, लेकिन क्या है, आपको कहीं ना कहीं विफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो पर्यावरण होता है, वहां आसपास का जो रहन सहन होता है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से ये भी नहीं होगा, यानी ये सही इसलिए नहीं। और सीखना सहज व्यवहार है, तो सहज आप तो देख सकते हो कि आप क्लास अटेंड करते हो, हम आपके लिए क्लास बनाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक चीजें प्रोवाइड कराते हैं, फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आप उसको लेते हो, यानी कितना सरल है। ऐसा तो है नहीं कि सरल है, टफ है। सीखना है, सीखना जरूरी भी है, लेकिन सहज नहीं है, सहज व्यवहार नहीं है। तो इसलिए आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। काफी लेंथी ये हो गया, लेकिन चीजें क्या होता है, डिटेल में ही समझनी चाहिए। ऐसे तो हम भी खाली एक टिक कर दें कि आपके 4 ऑप्शन थे, हमने इस पर टिक कर दिया, यही सही है, जाइए, खत्म मामला, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ध्यान है, प्रेरणा है, रुचि है, स्मृति है। लेकिन प्रेरणा जो है वो सबसे जो है आपका हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण कारक है, याद रखिएगा। हालांकि अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, रुचि नहीं होगी, तब भी अगर हम आपको बता रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, मगर आपको समझ नहीं आएंगे। क्यों? अगर आप रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। स्मृति, अगर आप उसको क्या करेंगे, स्मृति याद नहीं करेंगे, है ना, चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन जो प्रेरणा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फिर है करके सीखना, सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है, तो इसमें आपका हो जाता है फ्रोबेल या सिम्पसन या क्रोवाक्रो या वुडवर्थ। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है फ्रोबेल, इसलिए आपका ऑप्शन राइट है। सीखने की सही परिभाषा है क्या, आदेशों का पालन। अब आपने आदेशों का पालन किया तो आप क्या सीख गए, ऐसा नहीं। आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है, कोई आपको आदेश दे रहा है आपसे बड़े, लेकिन क्या है, आपने क्या किया, ये सही परिभाषा नहीं। रटना तो बिल्कुल भी ये सही परिभाषा नहीं है। उसके बाद अनुभवों और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, आपने क्या किया, आपने अनुभव लिए, सभी के संपर्क में रहे। कुछ लोग, वही चीज है, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके आसपास में, कोई आपसे छोटा, आपने छोटे से सीखा कुछ चीजें, बड़े से सीखा कुछ ने, कुछ आपने मतलब अपने अनुभव इकट्ठा किया, अनुभव लिया, और प्रशिक्षण द्वारा आपने क्या किया, व्यवहार में अपने परिवर्तन कर लिया। और जब परिवर्तन कर लिया तो वही सीखने की क्या होती है, सही परिभाषा होती है। और दूसरों के साथ साथ काम करना, मतलब दूसरों के साथ काम करना होता है, लेकिन ये सही सीखने की तो सही परिभाषा नहीं है। जहां पे अपने आप से खुद व्यवहार में परिवर्तन लाना है अनुभव द्वारा, वो सबसे सही आंसर हो जाता है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया, पावलोव ने किया, टॉलमैन ने किया। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि जो सीखने के नियम का प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक महोदय ने किया। और थॉर्नडाइक महोदय ने जो किया, यानी इसमें ये आपका हो जाता है कि इन्होंने क्या किया कि यानी इन्होंने पशुओं पर किया, ठीक है ना। और ये प्रयोग कब किया, तो 1898 में किया। कब किया, तो 1898 में करना शुरू किया। और थॉर्नडाइक ने क्या किया, कई पशुओं पर प्रयोग किया, जैसे मुर्गी हो जाती है, मछली हो जाती है, चूहे हो जाते हैं। और किस पे किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जो 1913 यानी 1913 में प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पर किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाता है, यानी सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी हमारे चैनल पर विजिट किया है और आप नए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच